नमस्कार दोस्तों, लीगल फ्रेटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर काफ़ी क्लासेज में ले चुका था, तो आज मैं नई हिस्ट्री एमसीक्यू मॉडल पेपर 1 जो कि कुछ इम्पोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड उनके बारे में मैं डील करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। मैं कुछ निजी कारणों की वजह से क्लासेज कुछ पिछली नहीं ले पाया, तो आज हम ये नए जुनून और जोश के साथ अपने हिस्ट्री एमसीक्यू क्लासेज की शुरुआत करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो कई सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था। तो जो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कह रहा है कि द इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर। तो कौन सा ऐसा किंग था जिसने अलेक्जेंडर को चुनौती दे दी थी? तो ये पोरस का राजा था जिसने अलेक्जेंडर को चुनौती दे दी थी। हालांकि अलेक्जेंडर इसके प्रभाव से बहुत खुशी हुआ था और वो इसको अपना कुछ साम्राज्य देकर वापस चला गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर एक महान शासक था और वो अलेक्जेंडर और पोरुस के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पोरुस की हार हुई थी। हालांकि वो पोरुस की बहादुरी से काफ़ी प्रसन्न हुआ था और उसने अलेक्जेंडर ने पोरुस को उसके बहादुरी के लिए उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं साम्राज्य देकर वो चला गया था। तो जो एंशियंट नेम है नॉर्थ बिहार को, उसको पहले वज्जी नाम से जानते जाते थे। ये कुछ महाजनपद होते थे जिसमें से काशी, कौशल, मगध, वाजी और ये आपका पाटलिपुत्र, ये कुछ 12 महाजनपद होते थे जो कि राजाओं के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता था। इसमें से कुछ 2-3 रिपब्लिक के जो सीनियर काउंसिल ऑफिसर होते थे उनके द्वारा इनको गवर्न किया जाता था। तो ये एक तरीके से एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि आपके महाजनपद से पूछा गया। महाजनपद वो होते थे जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अर्बनाइज साम्राज्य राजा अपनी जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन होता था उसकी नीति को बढ़ाता था और अपने को सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूत करने के लिए अपने साम्राज्य को दुगना विस्तार देने के लिए वो एक तरीके से अर्बनाइज एवं कह सकते हैं सोशली कल्चर सोसाइटी की तरफ जाते थे, जिसको कहता था महाजनपद। जनपद का मतलब होता है जहाँ लोगों के पैर पड़े, और महाजनपद का उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो वहाँ पे पूरी तरीके से अर्बनाइज सिविलाइजेशन को दर्शाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम, जो मगध किंगडम की अर्लीस्ट कैपिटल थी, पहले की पुरानी समय में उसको राजगृह के नाम से जाना जाता है। जो मगध एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इलाका है या बहुत एक तरीके का साम्राज्य था जो कि पूरी तरीके से बिहार के अंदर ये स्थित है। ये काफ़ी फेमस था अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से, अपनी नीतियों की वजह से, और यहाँ का जो डिप्लोमेटिक हम कह सकते हैं कुशलताओं राजा के अंदर थी, और यहाँ की जो फर्टाइल और जो नदियों के बीच का संगम था, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास ट्रेड और कॉमर्स का और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन काफ़ी हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके महाजनपद से ही रिलेटेड है जो कि राजगृह जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन राजगृह होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हु फाउंडेड द पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र को जो कि पाटलिपुत्र एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि उसका अपना कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और जिसको फाउंड किया था वो उदयन ने किया था। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो उदयन है। बाई हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ड वाज इस्टेब्लिश? बाई वैशाली। वैशाली में जो पहला रिपब्लिक वर्ड था वो किसने इस्टेब्लिश करा था? तो ये जो लिच्छावी थे इन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। हु आर द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वहाँ महापद्मनंदा थे। नंदा डायनेस्टी जो कि काफ़ी फेमस थी, हम कह सकते हैं कि ये नंदा डायनेस्टी जिसने पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरीके से सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था, हरा दिया था। हालांकि चाणक्य की नीतियों की वजह से, चाणक्य जो उनका अथक प्रयास और परिश्रम की वजह से नंदा डायनेस्टी का खात्मा करने में हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सफल हो पाया था। हालांकि नंदा डायनेस्टी काफ़ी स्ट्रांग डायनेस्टी थी जो कि नॉर्थ बिहार में पाटलिपुत्र रीजन में उनका एक तरीके का साम्राज्य था, या हम कह सकते हैं वो वहाँ पे राज्य करते थे। हालांकि धीरे धीरे चाणक्य के डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजिक
नेतृत्व की वजह से, या हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अदम साहस और बल के दम पर उन्होंने नंदा डायनेस्टी का खात्मा किया। लेकिन जब नंदा डायनेस्टी को सबसे पहले बसाया, ये महापद्मानंदा ने बसाया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी वर रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। जब अलेक्जेंडर का अतिक्रमण हुआ या इन्वेजन हुआ तो उस समय कौन सा रूलर नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था? तो जैसा कि आप जानते हैं, नंदा डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया, जो कि बिहार का रीजन है, काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे नंदा डायनेस्टी का राज था, शासन था, और वहाँ पे उनकी जो भी हम कह सकते हैं राजसी बागडोर थी, वो नंदा डायनेस्टी के हाथ में थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बिटवीन विच एशियन टाउन ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला जो एक एशियंट कल्चर एजुकेशन हब था, जो हम कह सकते हैं कि जो लोग पहले ज़माने में यहाँ पे आते थे, यहाँ की कल्चरल स्टैटिक लोकेशन को देखने के लिए, यहाँ का जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यहाँ की जो हम कह सकते हैं एक थॉट, स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, या जो यहाँ का एक तरीके से हम कह सकते हैं फिलोसफिकल एजुकेशन है, उसको देखने के लिए ये तक्षशिला स्पिरिचुअल लर्निंग हब था पहले के दौर में, जो कि एक तरीके से अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। हालांकि पहले ये इंडस और झेलम नदी के पास लोकेटेड था और ये हमारे इंडिया के अंदर आता था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी पसंद हो, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देश के लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ के कल्चर संस्कृति को समझते थे, यहाँ से कुछ सीखते थे। बहुत सारे जैसे फाइयान और टीसुइयांग और ये बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक थे वो यहाँ पे आते थे, और यहाँ के जो भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, या जो यहाँ के कस्टम्स हैं, वैल्यू हैं, रूल्स हैं, यहाँ की जो स्पिरिचुअल मोरल फिलॉसफी है, उसको अपनाते थे और उसको अपने जीवन में उतारते थे। और इंडिया बहुत सारी तरीके से स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्वायर करा, गेदर करा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ के। जो बुद्धा थे वो किस फैमिली से रिलेटेड थे? क्लान का मतलब होता है एक फैमिली, एक वंश, तो वो शाक्य वंश से रिलेटेड थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इन विच स्टेट द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी फेमस थी एंशियंट टाइम में, जो एक तरीके से एजुकेशनल हब थी, एक्सीलेंस और लर्निंग का केंद्र थी, वो बिहार में स्थित थी। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। महावीर वाज बॉर्न इन 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में कहाँ पे पैदा हुए थे? तो जो वैशाली है, वैशाली जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पे महावीरा का जन्म 6th सेंचुरी BC में हुआ था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे वैशाली है। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैन एट अर्ली स्टेज वर रिटन बाई। जो रिलीजियस लिटरेचर थी, जो मतलब रिलीजियस जो जैन के रिलीजन से रिलेटेड उनके साहित्य थे, उनकी फिलॉसफी थी, उनके प्रिंसिपल थे, उनकी वैल्यू थी, उनकी आइडिया थी, उनकी एक प्रॉपर जो हम कह सकते हैं कस्टम थे, या हम कह सकते हैं उनके एक तरीके का क्या था, वे ऑफ जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनका वे ऑफ चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका था, जो उनकी रिलीजियस डॉक्ट्राइन थी, जैसे कि उनके में किस तरीके से कौन सी चीज़ों को काम, क्रोध, मय, लोभ, इनको त्यागना था, राइट कंडक्ट रखना था, राइट फेथ रखना था, साथ ही साथ अपग्रिय का उनको की कोई भी जो चीज़ है उससे दूर रहना था, और पूरी तरीके से सेलिबेसी का पालन करता था। तो जो ये पहली बार लिखी गई थी, ये अर्धमगही में लिखी गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें ठीक कुमार इलाहाबाद या लीगल फटर्निटी को। विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लेसेज इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। जैनिज्म से कौन सा इसमें से एसोसिएट करता है? तो जैनिज्म में जो पावा, जहाँ पे जो हमारे महावीर थे उनको एक तरीके से इनलाइटनमेंट या मोक्ष की प्राप्ति या सुप्रीम नॉलेज या कैवल्य, या हम कह सकते हैं स्थित प्रज्ञ की फिलॉसफी हम कह सकते हैं, जहाँ पे उनको जीवन का असली ज्ञान क्या है, जीवन का असली मतलब क्या है, वो एक तरीके से अपनों को इनलाइटेंड फील करते हैं। वो अपने को ऐसा मानते हैं कि वो सेल्फ इनलाइटेंड हो गए। वो जो भी चीज़ जो संसार में है, संसार का
सत्य क्या है, उनको इसके बारे में पता चला। वो सबसे पहले उन्होंने पावा पे ही इसके बारे में अपने आप को इनलाइटनमेंट महसूस किया। द थर्ड व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज, जो थर्ड व्हीकल थी बुद्धिज्म की, उसको वज्रयान के नाम से जाना जाता है। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जो क्रेडल है कि कहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में जानने को मिलता है या उनके बारे में चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये जो उनका एक तरीके का बुद्धिज्म के बारे में जो हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस प्लेस है, या हम कह सकते हैं उसको वो उत्तर प्रदेश है। विच वन ऑफ फॉलोइंग वाज कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के समकालीन कौन थे जो गौतम बुद्ध के समय के ही थे, जिनका हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध की तरह वो भी एक स्पिरिचुअल टीचर थे, एक इनलाइटेनमेंट पर्सन थे, उनकी खुद की फिलॉसफी थी। वो जैनिज्म का जो उनका धर्म था वो उसका प्रचार प्रसार करते थे, उनकी खुद की अपनी फिलॉसफी डॉक्ट्राइन्स थी, उनके खुद के सेल्फ प्रिंसिपल जो उन्होंने दिए हैं। तो वो वर्धमान महावीर थे, जो कि एक प्रकार की आइडियोलॉजी से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का, हम इसको धर्म नहीं मान सकते, हम कह सकते हैं ये एक तरीके की विचारधारा थी, एक तरीके का प्रिंसिपल था, एक तरीके का सोचने का नज़रिया था। तो ये सारी चीज़ें जो कंटेम्पररी गौतम बुद्ध थे उनके समय से ही ये चली आ रही। तो वर्धमान महावीर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो केम इन द CPS असिस्टेंट कमांडेंट 2008 and NDA 2008 and 9. So we can say that this question is very important and we have to look upon it. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस, जो गंधारा स्कूल के बारे में बात करती है, जो गंधारा का स्कूल जो पूरी तरीके से गौतम बुद्ध के चरित्र पे एक उनके जो पूरी उनकी फिलॉसफिकल डॉक्ट्राइन है, उनके पूरे रिलीजियस थॉट्स हैं, उनके पुराने जीवनी के बारे में दर्शाती है, बताती है गौतम बुद्ध की क्या फिलॉसफी थी, गौतम बुद्ध की क्या डॉक्ट्राइन थी, उनके फिलॉसफिकल लिटरेचर क्या थे, क्या प्रिंसिपल थे, किस चीज़ को वो एडमायर करते थे। तो एक तरीके से गंधारा आर्ट महायाना सेक्ट से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म के पूरे होल उनका जो एक पीरियड था उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करती है, उनके विचार को, उनकी शैली को, उनके थॉट्स को, उनकी वे ऑफ थिंकिंग को, और किस तरीके से इस चीज़ को आगे फ्लरिश करना है, उनके जो आइडियालॉजी हैं। तो ये सारी चीज़ों पे गंधारा आर्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और ये क्वेश्चन CPO SI 2002 में पूछा गया, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इन द कंस्टेंट ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन दिस प्लेस, तो आपको पता है कि जो बुद्धा की ज़िंदगी के बारे में सबसे पहले उनको लुम्बिनी, वो जहाँ पैदा हुए, फिर इसके बाद वो बोध गया में अपने बारे में बताया, पहले उन्होंने अपना हम कह सकते हैं एक सरमन उपदेश दिया, फिर वो सारनाथ गए, इसके बाद कुशीनगर में उनकी एंड ऑफ द डे उनके लाइफ का खात्मा हुआ, या हम कह सकते हैं डेथ को प्राप्त हो गई, या वो महाकैवल्य को प्राप्त हो गए, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अपने को इस संसार से अलविदा कह दिए। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आप कह सकते हैं कि आपको ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो वही है कि दोस्तों हार नहीं मानना है, जीवन कितना भी कठिन है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक बात कही है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की नाव में कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इसका यही कहने का मतलब है कि वो जिस जगह को आप चुन रहे हैं वो पथ ही क्या, वो जगह ही क्या, और अगर आप उस जगह में चलने के लिए अगर आपके अंदर कुशलता ही नहीं है, आप उसमें बिखरे ना, उसमें सूली ना हो, तो फिर उस चीज़ का मतलब ही क्या है। जैसे नावक के पास जो है वो बहुत कुशलता है, लेकिन उसकी कुशलता का असली मतलब तो तभी है जब वो विपरीत परिस्थितियों में, धाराओं के विपरीत जाकर अपने मेहनत के दम पर, अपने कर्तव्य के दम पर, अपनी कर्तव्य निष्ठा के दम पर, अपने डिटर्मिनेशन के दम पर, अपने सेल्फ बिलीफ के दम पर कोई चीज़ अर्जित करता है, तो उसका एक अपना मजा है। इसलिए डरना नहीं है, लड़ते रहना है कि कोई भी कितना भी कठिन काम आए, हमको अपने पथ पर अपने दृढ़ संकल्प के साथ उस पर डटे रहना, उसका मुकाबला करना है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हरा पाए, क्योंकि आप अगर डट जाएंगे तो यकीन मानिए आप एक दिन सफल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप
किसी एक चीज़ में सफल हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं ज़रूर अपने आप को, क्योंकि ये आपके अंदर डिटर्मिनेशन पैदा करेगा, ये आपके अंदर एक भूख पैदा करेगा, ये आपके अंदर एक फेथ डालेगा कि हाँ आप कर सकते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिलीव रखिए। आपको ज़िंदगी में जब भी कोई कठिन समस्या आएगी तो उससे लड़ने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए जयशंकर प्रसाद की ये 4 लाइन है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, और नाविक की नाव में कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु आर द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र। तो जो बुद्ध चरित्र के ऑथर कौन है? तो ये जो किताब लिखी गई इसके ऑथर अश्व घोष हैं, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं काफ़ी स्पिरिचुअल संत हैं, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर। इनके खुद के अपने थॉट्स और फिलॉसफी है, जो अब इनकी किताब बुद्ध चरित्र में हमको साफ देखने को मिलता है। हुआ आल्सो नोन एज निगंथ नाता पुत्रा। तो वर्धमान महावीरा को ही अलग नाम जो उनका है उसको निगंथा नातापुरा के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसा कि CRBA में आया है कि हु आल्सो नोन एज निगंथा नातापुरा, तो वर्धमान महावीरा इज आल्सो कॉल्ड निगंथा नातापुरा। द प्रिंसिपल इज डिस्टिंग्विश बिटवीन जैनिज्म और बुद्धिज्म से किस तरीके से अलग है? तो उनके कुछ अपने खुद के ये बताता है कि जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरीके से सोल पे डिपेंड है। सोल और जो थिंग है उसका ही एट्रीब्यूशन करते हैं, उनके बारे में बखान करते हैं कि जो आत्मा है वो बड़ी प्योर है, आत्मा और बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है, बॉडी का जो है वो मर जाती है लेकिन जो सोल है वो अजर अमर रहती है। तो इसमें कुछ हम कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ों के हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो एट्रीब्यूशन टू सोल टू द ऑल बीइंग दैट देयर। बुद्धा लिव इन द अप्रॉक्सीमेटली एंड सेम टाइम। बुद्धा किस समय के थे? जब बुद्धा 500 BC की बातें हैं ये। बुद्धा ने अपनी डॉक्ट्राइन, अपनी फिलॉसफी और अपनी आइडिया के दम पर उन्होंने बताया कि जो पुराने वेदा हैं उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हैं, बहुत सारे रिचुअल्स और कस्टम को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो एक तरीके की बिलीफ पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे बुद्धा कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आत्मा को ही पवित्र करिए, आप अपनी सोल को ही पवित्र करिए, आप अपने थॉट्स को ही बदल दीजिए। आप अपने माइंड को जब बदल देंगे तो आपके अंदर क्या होगा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार की आइडियोलॉजी जो ह्यूमन के अंदर रिफॉर्मेशन के मतलब ह्यूमन अपने आप को कैसे कंसंट्रेशन के जरिए, योग के जरिए अपने इनर कॉन्शियस को जान के परमात्मा को पा सकता है, या ऐसी सीधा कनेक्शन सोल का गॉड के साथ जुड़ सकता है। तो जो बुद्धा थे वो जब कन्फ्यूशियस जो कि वेस्टर्न फिलोसफर हैं वो भी 570 BC में, उनकी भी अपनी खुद की थिंकिंग है। जब मैं कभी वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में डील करूँगा देन आई विल डील दिस द कन्फ्यूशियस, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, डिकार्ट, कांट, थॉमस एक्विनास and some other great philosopher of that time. We can Plato. So these are the basically Spinoza. ये जब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो अभी तो मौका मिलेगा तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे अभी हम MCQ कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो बुद्धा प्रीचिंग और मेनली रिलेटेड टू, जो बुद्धा की प्रीचिंग थी वो किससे संबंधित थी? बुद्धा ने जो अपनी बात कही वो पूरी तरीके से उनके थॉट्स पे कि जो आपके विचार हैं वो शुद्ध होने चाहिए, आपका जो कंडक्ट है वो फेथफुल होना चाहिए, आपको राइटफुल नॉलेज होना चाहिए, राइटफुल बिलीफ होना चाहिए और राइटफुल आपका कंडक्ट होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने माइंड को पूरी तरीके से किसी चीज़ को आपको चुराना नहीं है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको किसी की चीज़ें जो आप छोड़ने लायक हैं उनको छोड़ना है, सबके अंदर दया भाव बना के रखना है। तो ये उनकी कुछ फिलॉसफी है, सबके ऊपर दया करना है, चोरी नहीं करनी है, स्टील नहीं करना है कोई
चीज़ किसी की, और पूरी तरीके से जो अपने थॉट्स हैं उसको सही जगह पे लगाना है। तो आशा करता हूँ कि जो आपका माइंड है वो पूरी तरीके से निगेटिव थॉट्स नहीं, उसके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपकी जो सोल होनी चाहिए वो प्योर होनी चाहिए विदाउट एनी इल विल। तो बुद्धा प्रीचिंग आर मेनली रिलेटेड टू द प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। दिस रेफरेंस इंडियन लिटरेरी वर्क द दीघा निकाया। दीघा निकाया का मतलब होता है कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धिज्मों का जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो दीघा निकाया है वो उनके बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। इस टेक्स्ट में कई सारी बातें बुद्धिज्म से रिलेटेड, उनके कंडक्ट से रिलेटेड, उनके इस जो एंशियंट उनकी लिटरेचर है, जो उनकी फिलॉसफी है, उनकी डॉक्ट्राइन्स है, उसके बारे में बात करता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन द 8 फोल्ड ऑफ बुद्धिज्म के जो 8 पाथ हैं वो कौन कौन से हैं? राइट टू स्पीच की सही बोलो, अच्छा कंडक्ट रखो, कंटेम्पलेशन रखो, लेकिन डिजायर किसी चीज़ की न रखो, ये गलत है, ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उसको हम कहते हैं कि उन्होंने जो व्हील है ला का उसको टर्न करते हुए पहली बार अपना उपदेश दिया, वो उन्होंने सारनाथ में इसके नींव रखी, जिसमें उन्होंने कई सारी फिलॉसफी के बारे में, अपनी डॉक्ट्राइन के बारे में, अपने प्योरिटी ऑफ थॉट्स के बारे में, अच्छे कंडक्ट के बारे में उन्होंने लोगों को बताया, उनके अंदर विश्वास डेवलप करा, उनकी थिंकिंग को बदला, उनके अंदर जो हम कह सकते हैं कि अच्छे थॉट्स, प्योरिटी और एक जो जीवन जीने की सही जीवन क्या है, सही सत्य क्या है, सही चीज़ों का बोध कराना, सही से सत्य से उसका वास्ता कराना, उसके बारे में पूरा डिटेल में गौतम बुद्ध ने अपने पहले जो लेक्चर सरमन है, उपदेश है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जिसको हम जानते हैं, जिसको हम बाई अनदर नेम वी कैन से टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, सो इट इज बेसिकली डिलीवर एट इन सारनाथ। तो मैच लिस्ट 1 as to select the correct answer using the code given below in the list। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, और अगर अच्छी लगें तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। इस अर्सन रीजन का ये क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम रहते हैं। हालांकि पूछ लिया गया तो 1-2 चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो पूछी जाती, तो हमने इस सारी चीज़ों पर भी ध्यान देते रहना है। वन फॉलोइंग थॉट डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यता, शून्यवाद। जो शून्यवाद की फिलॉसफी है कि सारी चीज़ें शून्य है, किसी का कोई मूल्य नहीं है, वो नागार्जुन के द्वारा दी गई है। तो जब कभी हम मौका मिलेगा तो मैं शून्यवाद को डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा कि ये जो नागार्जुन की शून्यवाद की फिलॉसफी है क्या है, ये क्या बताती है, ये किन चीज़ों को वैल्यू करती है, किन चीज़ों की वैल्यू नहीं करती। नागार्जुन का अपना क्या व्यू है शून्यवाद को रिलेटेड लेकर, और कंटेम्प्ररी ये जो फिलॉसफी है आज के ज़माने में किस तरीके से लागू होती है, कौन कौन से एप्लीकेशन है इस शून्यवाद फिलॉसफी के, कहाँ कहाँ हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे इंटॉलरेंस के मामले हो गए, या पीस से रिलेटेड मामले हो गए, या जो न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है उसका कैसे इसको बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड, कलेक्टिव सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे ये इम्पैक्ट डालती है, तो मैं इनके बारे में भी आपको बताऊँगा। हालांकि अभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे MCQ कर रहे हैं, तो हम MCQ के तरीके ही यहाँ पे देख रहे हैं। महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ड बोध गया। जो बोध गया में महाबोधि टेम्पल बना है वो गौतम बुद्ध के इनलाइटेनमेंट के बारे में बताता है, उनके ज्ञान के बारे में, उनके सुप्रीम थॉट्स के बारे में, उनका जो इनलाइटेनमेंट क्या है, वो सेल्फ इनलाइटेनमेंट हम किसको बोलते हैं जहाँ उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनको सत्य से वास्ता हुआ, जहाँ उनको हम कह सकते हैं कि वो दुनिया की कोई भी चीज़ हम उनको सत्य के मार्ग से नहीं हटा सकती है। उन्होंने जान लिया कि इस जीवन का असली मकसद क्या है, सत्य क्या चीज़ है। सत्य, क्योंकि सत्य के लिए हम कह सकते हैं कि
किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सत्य कभी झुकता नहीं और ना ही कोई झुका पाएगा, वो जहाँ भी जाएगा अपनी जगह खोज ही लेगा। तो उन्होंने अपने ज्ञान, अपने विवेक और अपने पर्सनालिटी और अपने योग और अपने मेडिएशन के जरिए लोगों के अंदर इनलाइटेंडमेंट किया, खुद इनलाइटेंड हुए, लोगों को भी इनलाइटेंड करे, और जीवन का एक सही मूल्य क्या है, सही प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से जीवन को अपने आप को स्पिरिचुअली इनलाइटेंड करना है, ट्रू नॉलेज की तरफ जाना है। एक हम कह सकते हैं अपने अंदर एक आत्म हम कह सकते हैं नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाए, अपने को सेल्फ जो इनलाइटेंड कैसे किया जाए, उसके बारे में महाबोधि टेम्पल बोध गया का है, जो जहाँ पे बुल्ड किया गया, जहाँ पे सबसे पहले गौतम बुद्धा ने अपना इनलाइटेनमेंट प्राप्त किया। जो चाइनीज ट्रैवल हुई टू शिंगयांग आया था स्टडी करने, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कुछ ट्रैवलर्स आए थे, जैसे हुइन टीसियांग, तो ये लोग यहाँ के कल्चर एक्सीलेंस है, यहाँ की ट्रू नॉलेज से स्पिरिचुअल लर्निंग लेने के लिए आते थे। तो ये जो हुइन टीसियांग आया था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था, जहाँ पर इसने कई सारी चीज़ें इंडिया के बारे में सीखी, इंडिया के कल्चर के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, यहाँ के कस्टम के बारे में, यहाँ के धर्मों के बारे में, और यहाँ की जो वे ऑफ स्टाइल है, हम कह सकते हैं यहाँ की किस तरीके के यहाँ लोग वे ऑफ लिविंग है, क्या यहाँ की इम्पोर्टेंस कल्चर एक्सीलेंस है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो यहाँ से काफ़ी कुछ जो कह सकते हैं हम एक स्पिरिचुअल ज्ञान लेके गए, एक स्पिरिचुअल हम कह सकते हैं कि वो अपने अंदर उन्होंने उस चीज़ को इनग्रेंड किया, अपने अंदर डाला। ये सारी चीज़ें हैं जिससे उनको भी एक इनलाइटेनमेंट फील हुआ, वो भी जान पाए कि ट्रू नॉलेज क्या है, सत्य चीज़ें क्या है, वो जो उनके अंदर एक इल्यूजन भ्रम था वो भी दूर होता हुआ दिखाई दिया। Here was the third Buddhist council was held, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई ये पाटलिपुत्र में हुई, जहाँ पे उस समय जो शासक बिंदुसार और कुछ बड़े बड़े शासक वहाँ पे राज करते थे। Here was the महावीरा स्वामी बाद, महावीरा स्वामी का जन्म जो हमारा कुंडिल ग्राम में हुआ 570 BC में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। Which was following places considered as Jain Siddh Kshetra on account of association with Pashtunath। तो समूह शिखर जो कि है वो जहाँ पे पशुनाथ ने जाकर अपने आप को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने आप को वहाँ पे उन्होंने वो कर दिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हम कह सकते हैं जहाँ पे वो जाकर उन्होंने अपने का तपस्या की और वहीं पे लीन हो गए, तो वो जैन सिद्ध केसर अकाउंट जो कि एसोसिएटेड है पशुनाथ थे, वो सुमत शिखर जो कि है जहाँ पे उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से विलीन कर दिया, या हम कह सकते हैं वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए या भगवान के उस पर लीन हो गए। ये यूपी PCS प्री में 2002 में क्वेश्चन आए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल्के में लेने का नहीं है। द विक्रमशिला महावीरा वाज ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन। जो विक्रमशिला महावीरा जो वो ग्रेट सेंटर था एजुकेशन का, वो फाउंड किया गया था धर्मपाला के द्वारा। धर्मपाल जो कि एक बहुत बड़ा शासक था जिसने जो ये एजुकेशन हब बनाया था, जहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे, और हम कह सकते हैं बहुत सारे थे यहाँ स्पिरिचुअल ज्ञान या ट्रू लर्निंग हब इसको बोलते हैं। तो इसकी जो आधारशिला थी वो धर्मपाल के द्वारा रखी गई थी, जो पाल वंश का एक शासक था। ये क्वेश्चन यूपी कंबाइंड स्टेट में पूछा गया है। द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा अटेस्टेड बाय इंस्क्रिप्शन ऑफ। जो लुम्बिनी बर्थ प्लेस थी बुद्धा की, वो उसके बारे में बताती है, उनके बारे में इंस्क्रिप्शन दिया, शिलालेख में दिया। तो अशोका जो है उसके बारे में लुम्बिनी जब इस बारे में इंस्क्रिप्शन अशोका ने बनवाए थे, जो बर्थ प्लेस बुद्धा का था उससे अटेस्टेड थे, तो अशोका इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट। सारनाथ इज द स्टेट ऑफ, सारनाथ जो कि हमारे कुशीनगर में स्थित है, वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। विक्रम
शिला महावीर वाज एस्टेब्लिश बाय विच रूलर, तो ये पाला डायनेस्टी जिसके जो फाउंडर थे वो धर्मपाला थे, जिन्होंने विक्रमशिला महावीर इस्टेब्लिश किया था। बुद्धा अटेंड द महापरिनिर्वाण द रिपब्लिक, जो बुद्धा को अटेंड हुआ था महापरिनिर्वाण रिपब्लिक वो मल्ला, जो कि एक जनपद था, 12 जनपद जो महाजनपद होते थे, जिसमें काशी, कोसल, अंग, मगध, खम्बोज, ये सारे कुछ 12 मिला के थे, जिसमें से कुछ रिपब्लिक थे और कुछ मोनार्किकल बेसिस पे थे, जो कि राजाओं के अंडर में थे। और जहाँ पे वो रिपब्लिक थे वो जो वहाँ के सीनियर काउंसिल होते थे उनके द्वारा उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका पूरा हम कह सकते हैं सुपरविजन होता था। हुए मंग फॉलोइंग इन नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, जो लाइट ऑफ एशिया हम कह सकते हैं कि कौन थे, तो लॉर्ड बुद्धा को कहा जाता है, क्योंकि बुद्धा ने पूरे एशिया के अंदर प्रकाश के दीपक जलाए, लोगों को अवेयर करा, लोगों को ट्रू नॉलेज, स्पिरिचुअल थिंकिंग, और एक हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर सही ज्ञान क्या है का, और काम क्रोधमय लोभ से हटकर जो उनकी फिलॉसफी डॉक्ट्राइन थी कि अपने को कैसे सुप्रीम ज्ञान की तरफ जाना है, कैवल्य की प्राप्ति करनी है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो उसके बारे में उन्होंने लोगों को एक तरीके से उनके अंदर आशा जगाई, उनको लाइट करा, उनके अंदर उनकी थिंकिंग को एडमायर करा और उनको सही का ज्ञान कराया, लोगों के अंदर जो इल्यूजन भ्रम था उसको दूर करा। और ट्रू नॉलेज क्या है, सत्य चीज़ क्या है, जो हम कह सकते हैं कि जो फिलॉसफी है वो बताती है कि दर्शन कराया, दर्शन शास्त्र जैसी चीज़ें। तो लॉर्ड बुद्धा ने लोगों को कि लोगों को कुछ करने की जरूर नहीं, लोग अपने आप में ही इतने सक्षम, इतने कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं, उनकी अपार क्षमता है। लोग अगर अपने अंदर विश्वास रखें और मेडिएशन के जरिए और सही थिंकिंग और प्रिंसिपल के जरिए और अपने कंडक्ट और थॉट्स के जरिए वो दुनिया को जी सकते हैं, और वो भी अपने को एक तरीके से हम कह सकते हैं भगवान का सेकंड अवतार बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो लाइट ऑफ एशिया है वो इस सेंस में लॉर्ड बुद्धा के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि बन जाता है। क्षयवाद मेदी का जो डॉक्ट्राइन है उसको हम जैनिज्म में देखते हैं, जिसको हम सप्तभंग के कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। ये एक तरीके का मेदी होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि हर चीज़ के सोचने का एक नज़रिया नहीं होता है। अब जैसे मैं मान लीजिए किताब खोल के बैठा हूँ, तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैं किताब खोल के बैठा हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, शायद मैं किताब खोल के बैठ के सिर्फ उस किताब को खोल के बैठा ही हूँ, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ और जो किताब में लिखा उसकी तरफ मेरा ध्यान ही ना हो। तो जो मेदी है, पॉसिबिलिटी जहाँ पे क्रिएट हो रही है, उसको हम कह सकते हैं कि वो जैनिज्म का पार्ट है। तो मैं जब कभी आपको इसके बारे में बताऊंगा, सप्तभंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, कि एक हाथी है जिसमें से 3 अंधे हैं, एक पूंछ पकड़े हुए है, एक नाक पकड़े हुए है, एक पूंछ पकड़े हुए, एक नाक पकड़े हुए, उसका पीठ पकड़े, तीनों से पूछा गया तो एक कहता है रस्सी है, एक कहता है सांप है, एक कहता है खंबा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अलग अलग बन रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। द स्टूप साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एंशिएंट लॉर्ड बुद्धा, जो बुद्धा से रिलेटेड जो स्तूप नहीं कनेक्टेड है वो सांची का स्तूप है, क्योंकि सांची का स्तूप अशोका के द्वारा बनवाया गया था। बाकी सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, ये सारे जो है वो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। प्रभास गिरी जो पिलग्रिम स्पॉट है, जहाँ पे जो दर्शन यात्री हैं जाते हैं जैनिज्म के बारे में समझने, जैनिज्म की फिलॉसफी के बारे में, जैनिज्म लिटरेचर के बारे में, जैनिज्म के थॉट्स और कंडक्ट के बारे में, जर्नलिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में, उनके प्रिंसिपल के बारे में, उनकी फिलॉसफिकल जो डॉक्ट्राइन्स हैं, एजुकेशन है, फिलॉसफिकल थॉट्स है। तो ये जो प्रभास गिरी है ये एक पिलग्रिम स्पॉट है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। हु एमंग फॉलोइंग वाज द ऑर्डेंड फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का जो बहुत बड़ा प्रशंसक था वो खारवेला का राजा था, जो कि खारवेला का राजा था, जो कि एक रीजन था यहाँ पे कलिंग का जो रीजन जो कि उड़ीसा में वहाँ के खारवेला राजा राज करता था। हालांकि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो
खारवेल का राजा मारा गया और वहीं से जो हमारे किंग अशोका है उनका धर्म परिवर्तन हुआ, क्योंकि वहाँ पे जब खारवेला की मृत्यु हो गई तो वहाँ महिलाओं ने उनके ऊपर अस्त्र उठा लिया। हालांकि उनको ये सारा खून देखकर सारी चीज़ से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने उसके बाद कभी भी युद्ध नहीं करा और वो एक फिलॉसफी की राह पे चल पड़े और अपना जो उनका खुद का रिलीजन था उन्होंने बुद्धिज़्म का अपनाया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अमंग फॉलोइंग वाज ग्रेट क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया में जो प्रचार प्रसार करना, उनकी डॉक्ट्राइन्स को, उनकी फिलॉसफी को पहुंचाना, लोगों के अंदर उनके थॉट्स को इनकलकेट कराना, उनकी थिंकिंग को लोगों तक पहुंचाना, मास कम्युनिकेट करना, उसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था वो भद्रबाहु का था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो भद्रबाहु है। भद्रबाहु भी एक प्रकार के जो हम कह सकते हैं जैनिज्म संत थे, जो जैनिज्म को साउथ इंडिया पे इनको फ्लरिश करने में बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल है। इन बुद्धिज्म व्हाट डज द पतिमोक्षा स्टैंड फॉर, ये एक तरीके के संघ थे, एक तरीके का उनका गुट था जो कई सारे बुद्धिज्म लोग होते थे आपस में मिलकर संघ बनाते थे। उनकी कुछ डॉक्ट्राइन होती थी, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते थे, उनके कुछ के प्रिंसिपल होते थे जिनका ये लोग पालन करते थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पतिमोक्षा के बारे में भी समझ में आया होगा। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में कि जो एक तरीके की ये बहुत सारे यहाँ पे जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो उनके रूल्स होते थे, रेगुलेशन होते थे, वहाँ पे जो और भी लोग होते थे मिलकर कि किस तरीके से उनकी डॉक्ट्राइन को आगे बढ़ाना है, उनका फेथ को किस तरीके से पहुंचाना है, कौन सी आइडियोलॉजी को बात करना है, कैसे इसको दूर दूर तक ले जाना है, कैसे लोगों के अंदर एक सेल्फ जो इनलाइटेनमेंट पैदा करना है, उसके रिलेटेड ये लोग बड़ी बड़ी काउंसिल बनाते थे। वो वहाँ पे बहुत सारे जो हम कह सकते थे बहुत से जो संत होते थे उनका जमावड़ा लगता था। वो वहाँ पे बैठकर अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते थे और एक तरीके का उपदेश देते थे। तो जो ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये राजगृह में हुई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। महावीरा जैन की जो लास्ट सांस उन्होंने ली थी वो पावापुरी में ली थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट है वो पावापुरी है। बुद्धावाद बानी लुम्बनी जो कि एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं नेपाल और बिहार के बीच में एक रीजन पड़ता है जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ क्षत्रिय क्लान में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। जो अनेकवाद की फिलॉसफी में अभी को बताया था कि जो ये पॉसिबिलिटी में भी की है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करते रहो, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे। बुद्धा अटेन द महापरिनिर्वाण जहाँ पे बुद्धा को अटेम्प्ट हुआ वो मल्लास, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो यहाँ पे कुछ मैच फॉलोइंग दिया है जिसमें बोधि ट्री, धर्म चक्र, हार्स, लोटस, ये क्या है, ये कौन से सिंबल है, इनके बारे में। तो जो बोध ट्री है वहाँ पे उनको इनलाइटेनमेंट प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे जो ए का है वो तीसरा ऑप्शन सही है। धर्म चक्र वहाँ उनका पहला सरमन था। तो जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा। हार्स उनका बर्थ के बारे में बताता है, हार्स उनके रिनाउंसिएशन के बारे में बताता है, माफ़ करिएगा। और लोटस की उनका जन्म की जो लिटरल मीनिंग थी उनको लोटस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनका एक खुद का हम कह सकते हैं खुद का उनका कस्टम है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द डेस्टिनी डिटरमाइन एवरीथिंग मैन इज पावरलेस, ये किसने कहा था कि जो डेस्टिनी है, जो आपकी नियत है, वही सब कुछ डिसाइड करेगी, मैन कुछ नहीं कर सकता है। दिस वाज गिवन बाय अजीवकाज। तो द राइट ऑप्शन इज हेयर इज सी। द लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल, उनके कुछ महत्वपूर्ण नोबल सच हैं जिसके बारे में लॉर्ड बुद्धा बात करते हैं। तो राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
प्रभास गिरी, जो कि देखिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है कि जो प्रभास गिरी है वो पिलग्रिम स्पॉट है जैनिज्म का। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे बी है। हु इज सेड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। किसको हम कह सकते हैं कि ये चीफ है जैन संघ का आफ्टर डेथ ऑफ महावीरा। महावीरा के बाद किसको मुख्य जैन संघ का तीर्थ बना दिया गया। तो जो महावीरा की जब मृत्यु हुई उसके बाद जो जैन संघ के चीफ बनाए गए वो सुधर्मा को बनाया गया। ये भी एक प्रकार के जैनिज्म संत थे जो जैनिज्म फिलॉसफी को प्रचार करते थे। महावीरा के बाद इन्होंने इसको कई अलग अलग रीजन पे फैलाया और लोगों के अंदर जैनिज्म के प्रति फेथ डेवलप करा कि जैनिज्म जो है वो काफ़ी अच्छा धर्म है, और ये लोगों के अंदर उनको सेल्फ इनलाइटनमेंट कराया और लोगों को एक सही जीवन जीने की एक जो हम कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे सत्य का साथ देना है, कैसे अपने आप को काम क्रोध मय लोभ जितने भी हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव फीलिंग है, निगेटिव कंडक्ट है, उनको दूर करके प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट पे ये बिलीव करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। जीविका द रॉयल फिजिशियन ऑफ राजग्रीवा द सन ऑफ गणिका नेम है सलावती। जो जीविका जो एक फिजिशियन थे राजगिरी के, उनके सन का नाम गणिका था जिसको हम सलावती के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी रैंडम सा क्वेश्चन है, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, काफ़ी डीप में पूछा गया है, फिर भी हम इसका पढ़ लिए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सलावती है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो चौथी हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हमारी कनिष्का के समय में हुई। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेन्ड बाई जो कनिष्क के बारे में हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही महान शासक था जो कि पूरी तरीके से जो हम कह सकते हैं कि संवत ईरा के बारे में, कनिष्क के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में दिया गया है। तो कनिष्क ही एक बहुत महान शासक था जिसके समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का हम कह सकते हैं कन्वेंट हुई। द त्रिपिटका एक तरीके से उनका रिटन लिटरेचर है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया। पाली लैंग्वेज अपनी खुद की लैंग्वेज है, उनकी खुद का किस तरीके से वो पाली में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो बुद्धिज़्म फिलॉसफी है उसके बारे में बताती है पाली लैंग्वेज की। पाली जो उनकी एक खुद की लैंग्वेज है, एक हम कह सकते हैं लिटरेचर है जिसपे त्रिपिटका जो उनका एक खुद का सूत्र है, एक स्क्रिप्चर है, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा। नेम द तीर्थंकर। तीर्थंकर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्रकार के स्पिरिचुअल संत हैं, लीडर हैं, और एक तरीके के सोशल समाज के अंदर एक तरीके के राइट थिंकिंग, राइट बिलीफ अप्रोच पैदा करना है। हम कह सकते हैं एक ऐसा मसीहा है जो हमको सत्य की राह पे ले जाता है। तो द नेम ऑफ लास्ट तीर्थंकर, जो लास्ट तीर्थंकर थे वो महावीरा थे, लेकिन जो पहले तीर्थंकर थे वो पशुनाथ थे। हालांकि इसके बीच में और भी तमाम तीर्थंकर आए, उन्होंने अपनी अपनी डॉक्ट्राइन्स और, लेकिन वो इतना फेमस नहीं हो पाए जितना महावीरा फेमस हो, क्योंकि महावीरा ने जो सत्य प्योरिटी ऑफ थॉट कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए ईर्ष्या लोभ मैं इन सारी चीज़ों से दूर प्रिंसिपल ऑफ अपग्री अब्सटीनेंस प्रिंसिपल ऑफ सिलिबसी उनके खुद के अपने उन्होंने जो अपने जीवन से, अपने इनलाइटनमेंट से, सुप्रीम नॉलेज से, कैवल्य से जो सीखा उसके बारे में उन्होंने पूरी तरीके से अपने आइडिया, अपने थॉट्स को प्रोपोगेट करा, क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ें बताई जो शायद और तीर्थंकर नहीं बता पाए। इस वजह से महावीरा को हम काफ़ी बाद में आए, लेकिन इनको हम उतना प्रेफरेंस देते हैं जितना हम दूसरों को नहीं देते हैं, क्योंकि इनके अंदर सुप्रीम थॉट्स और जो थॉट्स ऑफ क्लियरिटी थी वो बहुत क्लियर थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। द मॉन्क हुआ इन्फ्लुएंस द अशोका, कौन सा ऐसा मुनि था जो अशोका के द्वारा इम्प्रेस हुआ, जिससे अशोका इम्प्रेस हुआ कि वो बुद्धिज्म को अपनाएगा। तो वो उपागुप्ता थे। तो द राइट ऑप्शन इज हियर इज उपागुप्ता। Who among following does not appear the abacus of Sarnath line capital of
अशोका, इसमें से कौन सा है जो अशोक के स्तंभ में नहीं दिया है? बुल है, एलिफेंट है, हार्स है, लेकिन डियर की वहाँ पे कोई फोटो नहीं। तो द राइट ऑप्शन इज एयर इज डी। हु अमंग फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज विष्णु गुप्ता। चाणक्य का जो अनादर नेम है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के हम कह सकते हैं एक प्रकार से उनके स्पिरिचुअल गुरु थे, उनके एक तरीके से उनको पथ प्रदर्शन देने वाले थे, उनके को किस तरीके से सुपरवाइज करना है, उसको कैसे उसके अंदर बिलीफ पैदा करना है, उसके किस तरीके से एक तरीके से उनके राजनीतिक गुरु कह सकते हैं हम। तो चाणक्य को हम विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। मेगास्थनीज वाज द इनवाई ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग किंग। जो मेगास्थनीज था वो किसका दुश्मन था, हम कह सकते हैं जो मेगास्थनीज था वो इनवाई था, वो सेल्यूकस निकोटर के द्वारा भेजा गया था, जो सबसे पहले मेगास्थनीज के पास आया था। विच ऑफ फॉलोइंग वाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। जो सबसे पुरानी डायनेस्टी है, सल्तनत है, वो कौन सा है? मौर्य डायनेस्टी सबसे पुरानी डायनेस्टी है। तो द राइट ऑप्शन इज एयर मौर्य डायनेस्टी। Which of the following was the oldest dynasty of India? Which of following was the oldest dynasty of India? The right option is Maurya dynasty. The division of Mauryan society into the 7 classes was particularly mentioned is Indica of Megasthenes. जो मॉडर्न सोसाइटी को 7 भागों में डिवाइड किया गया, द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लास, उसके बारे में कहाँ पे मेंशन है? तो जो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब है, उसमें मॉडर्न को किस तरीके से 7 भागों में जो सोसाइटी है उसको विभाजित किया गया है। तो द राइट ऑप्शन इज हेयर इज डी। द कौटिल्य अर्थशास्त्र जो किताब लिखी गई है वो विच ऑफ फॉलोइंग वाज कंटेम्परेरी ऑफ द अलेक्जेंडर ग्रेट। अलेक्जेंडर ग्रेट जो हैं वो किसके समकालीन थे? तो मैं आपको बता चुका हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में भी हम पढ़ते हैं। जो अलेक्जेंडर ग्रेट जो कि काफ़ी बड़ा राजा था, जो पूरी तरीके से पोरिस को उसने हरा दिया था, उसके चर्चे हर जगह थे। तो अलेक्जेंडर ग्रेट इज अ वेरी ग्रेट रूलर इटसेल्फ and it was the contemporary of Chandragupta Maurya. The notion of सप्तांग was introduced. सप्तांग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इस सप्तांग में 7 चीज़ें आती थी, जिसमें राजा आता था, उसकी टेरिटरी आती थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन आता था और उसकी ट्रेजरी आती थी। जो सप्तांग का कॉन्सेप्ट है ये जनरली इट वाज गिवन बाय दी वन ऑफ द वेरी ग्रेट हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सनालिटी चाणक्य, जो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरीके से नंदाओं के खिलाफ विजय प्राप्त करने के लिए जो उसने उसको ज्ञान दिया, फिर इसके अंदर बिलीफ पैदा करा। तो उनका सप्तांग को किस तरीके से राजा को नोशन होना चाहिए कि वो अपनी क्या क्या चीज़ें मजबूत करे जिससे जो उसका प्रशासन है वो बेहतर चल पाए। तो उसमें किंग, टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी। तो राइट ऑप्शन इज ए। तो विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग? अशोक किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो अशोक बेसिकली बिलोंग टू द मॉडर्न डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी को हम मौर्य काल को हम स्वर्णिम मौर्य काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर, बहुत सारे और भी आर्किटेक्चर के काम हुए, चाहे वो बाणभट्ट हों, चाहे विष्णुगुप्ता हों, ये सारे लोग। इसको इसलिए हम आधुनिक स्वर्णिम इतिहास बोलते हैं, इसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े राजा हों, चाहे राज प्रशस्ति की बात हो, चाहे कोई प्रिस्क्रिप्शन की बात हो, या मौर्यन के बारे में श्री गुप्ता से चंद्रगुप्त प्रथम, फिर इसके बाद अशोका, बिंदुसार, ये सारे जो हैं लगातार इसके बारे में मैं डील करूँगा कि जो ये स्वर्णिम युग इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कभी हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, हर तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरर ऑफ कलिंगा वार। जो कलिंगा वार के समय बहुत ज़्यादा हॉरर हुआ था, परेशानी हुई थी, एक उसका जो हम कह सकते हैं नरसंहार हुआ था, कौन सी रॉक है
जो उसके बारे में बात करती, जो 13 रॉक एडिक्ट बनाई गई है वो इसके बारे में बात करती है। और आप कलिंगा वर्ग, तो द राइट ऑप्शन इज एयर इज ए, सो वी कैन से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी कांट स्किप इट। तो अब मैं चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब हम यहाँ पे मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा मौर्यन पीरियड है वो 322 BC से लेकर 185 BC तक इसके बारे में। तो हु एमंग फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से हम किंग अशोका को जानते हैं। किंग अशोका वेरी ग्रेट emperor in itself. He has won the battle of Kalinga in 261 and it is there are some stoop, Sanchi stoop, which is also related to the lifestyle of, हम बता सकते हैं या हम कह सकते हैं कि उसने अपनी याद में विक्ट्री में सांची स्तूप का उद्घाटन करा या उसको बनवाया। विच ऑफ फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य फेमस टीचर। चंद्रगुप्त मौर्य किसके लर्निंग सेंटर से बहुत प्रभावित था? तो तक्षशिला जो कि एक लर्निंग हब था, स्पिरिचुअल लर्निंग हब था, चंद्रगुप्त मौर्य उससे काफ़ी प्रभावित था। Who event brought about the profound change in the Ashoka administration policy? कौन सा ऐसा इवेंट है जिसने पूरी तरीके से अशोक की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है उसमें परिवर्तन कर दिया? तो जो कलिंग का वार था जिससे जो अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया था। वो जो पहले लोगों के हिसाब नरसंहार हिंसा करता था, क्रूरता दिखाता था, उसमें बदलाव हुआ। उसमें सही थिंकिंग के तरीके से जो प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए एक राजा का कि वो प्रजा का ध्यान रखे, उनको सुख व्यवस्था दे, तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव करे। तो ये ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी उसने चेंज करी वो कलिंगा वार के बाद ही संभव हो पाई। ग्रेट स्तूप जो सांची का है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि पूरी अशोका के बारे में बताता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य अर्थशास्त्र की जो किताब लिखी गई है वो बेसिकली एक बुक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड है। तो द राइट ऑप्शन इज एयर बी। द वैली ऑफ सिंधु गंगा एंड जमुना वर ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्स्ट टाइम अंडर द पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो सिंधु गंगा जमुना है वो एक साथ कौन सी पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा इसके बारे में बात की गई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है जो द वैल्यू ऑफ सिंधु गंगा जमुना वर ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाई चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ एवं फॉलोइंग प्लेस है नो अशोका का एडिक्शन के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो वो टोपरा है, कंधार है, गिरनार है, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि पाटलिपुत्र है नो specifically given any type of edict and there is not mention any type of edict in there. So we can say in all three places the Pataliputra is a different option and we can say Pataliputra has no Ashoka edict places. So we can opt this option very well. Who among following was appointed by Ashoka to administer justice in his empire? कौन अशोका ने किसको अपने एम्पायर के लिए जस्टिस के लिए एडमिनिस्टर करने के लिए अपॉइंट करा? तो द राजुका इज द पर्सन हु वाज एडमिनिस्टर्ड टू गिव जस्टिस टू दिस वास्ट एम्पायर ऑफ अशोका। तो द राइट ऑप्शन इज हियर इज सी। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरर ऑफ कलिंगा किंग। तो अभी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हॉरर जो कलिंगा का वार हुआ उसमें उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो इसके बारे में अशोका के बारे में जो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है वो कि कलिंगा वार के समय क्या क्या हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ, या अशोक का धर्म परिवर्तन माफ़ करिएगा अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक के अंदर करुणा, दया, मोह की भावना पैदा हुई है, जो उसके अंदर ईर्ष्या, दोष, घृणा और एक तरीके का जो पहले बहुत ही वो नरसंहार करते थे उस तरीके के उनके अंदर जो विचार आते थे उसमें परिवर्तन हुआ। तो 13 रॉक एडिक्ट उनके बारे में डील करता है। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट आहारा इज द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटेड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल मिलिट्री फंक्शन ऑन फंक्शन ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्परर वर नोन एज।
द जो हेड और डिस्ट्रिक्ट है प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ रेवेन्यू एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शन ऑफ जुडिक्शन ड्यूरिंग मौर्यन इम्परर वर नोन एज राजुका। तो अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका, जो बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के समय थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई? द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द अशोका वॉज हेल्ड इज इन पाटलिपुत्र। इट इज वेरी फेमस इन नॉर्थ इंडिया विच इज लोकेटेड इन नाउअडेज इन Bihar, and it is a very important for their strategic location and fertile land, and it is a very famous cultural excellence places for, and it has a very, we can say it has a very historical significance for its own importance, because Pataliputra is famous for great emperors. There are many emperors which is very great, and there is a policy of expansion is in there, and there is some other stuff is also related to that. But we can say that Pataliputra is very famous because it is a historical place. It has lot of historical relevance too. कौटिल्य अर्थशास्त्र डील टू द एस्पेक्ट ऑफ, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो किस चीज़ पे डील करती है? वो बेसिकली कि वो जो एक राजा की पॉलिटिकल पॉलिसी क्या होंगी, पॉलिटिकल वो किस तरीके से नीतियाँ बनाएगा, कैसे वो जो वहाँ की प्रजा होगी उसके लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनाएगा, कितना टैक्स लेगा, एजुकेशन की नीति क्या होगी, लोगों को कितनी वहाँ पे उनकी तो सुख सुविधाओं के लिए ख्याल रखा जाएगा, सिक्योरिटी किस तरीके की होगी, मिलिट्री के लिए कौन कौन से रूल्स बनाए जाएंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलेगा। तो इस सारी चीज़ों पे कौटिल्य अर्थशास्त्र की किताब डील करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन हिज बुक, जो चंद्रगुप्त मौर्य का फिगर है वो प्रोमिनेंटली किस किताब में इसके बारे में देखने को मिलता है? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रोमिनेंटली उसकी जो बुक है विशाखा दत्त, उसके बारे में इस सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र जो लेवल है, जो कि किस तरीके से पाटलिपुत्र को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से तरीके राजा अपनाता था, किस तरीके से जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कि राजा क्या क्या चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, किसको कितना लैंड अलॉट करना है, वहाँ की मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, एग्रीकल्चर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, लोगों की जो समस्याएं उनको कैसे सुना जाएगा, टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके बारे में जो किताब या डिस्क्रिप्शन मिलता है वो इंडिका के द्वारा हमको पता चलता है, जो कि इंडिका एक तरीके की किताब है जो इसके बारे में डील करती है। हु अमंग फॉलोइंग मॉडर्न रूलर डिड कॉन्क्वायर द डेक्कन, कौन सा मॉडर्न रूलर था जिसने पूरी तरीके से डेक्कन को ही कन्क्वायर कर लिया था? तो जो विंध्य था उसने डेक्कन को पूरी तरीके से कन्क्वायर कर लिया था। हु अमंग फॉलोइंग मॉडर्न रूलर डिड कन्क्वायर द डेक्कन, तो द राइट ऑप्शन इज हियर सी, वी कैन से दैट टू। द लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो लैंग्वेज यूज हुई है इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो उसके बारे में लिखा गया है, तो उसके बारे में प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो ये जो लैंग्वेज है ये प्राकृत लैंग्वेज उसके इंस्क्रिप्शन में यूज की गई है। इन हाउ मैनी कैटेगरी डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, जो मेगास्थनीज है वो भारत की सोसाइटी को 7 भागों में बांटता है। तो राइट ऑप्शन इज हियर इट डे। विच डायनेस्टी डिड रूलर द मगधा आफ्टर द नंदा डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी का रूलर है जिस मगधा के बाद नंदा डायनेस्टी आई? तो वो मौर्य रूलर है। तो द राइट ऑप्शन इज हियर इज ए। द मोस्ट फेमस एजुकेटेड सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज, कौन सा मोस्ट एजुकेशन सेंटर था मौर्यन एज के समय? तो तक्षशिला, जो कि एक कल्चरल हब था, एजुकेशनल हब था, एक फिलोसफिकल हब था, एक हम कह सकते हैं एजुकेशनल एक्सीलेंस और ट्रू लर्निंग के बारे में बात करता था। वो द राइटर ऑफ मुद्रा रक्षा, तो मुद्रा रक्षा के जो राइटर हैं वो विशाखा दत्ता है। वो द नेम ऑफ मेगास्थनीज की बुक का जो नाम है वो इंडिका है। इन हाउ मैनी अधिकारनिशिस तक कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो 15
भागों में डिवाइडेड है। विच फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन इन द अशोका इंस्क्रिप्शन। कौन सा साउथ इंडियन किंगडम है जो अशोका इंस्क्रिप्शन के बारे में नहीं मेंशन करता है? तो सतवाना किंगडम है जो अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में बात नहीं करता है। बाई विच नेम द चाणक्य नून इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में जो चाणक्य का नाम था वो विष्णुगुप्ता था। एंड अशोका इडिक्ट इज लोकेटेड इन उत्तरांचल। जो अशोका की इडिक्ट है उनके बारे में उत्तरांचल में लोकेटेड है। वो कहाँ की जगह है? वो कलसी जगह है। तो द राइट ऑप्शन इज एयर इज बी। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप। सांची स्तूप को किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई दी अशोकाज। गुप्ता पीरियड जो हम 1319 AD से 540 AD तक की बात करते हैं, इसमें हम गुप्ता पीरियड के हुआ था। फर्स्ट नून गुप्ता रूलर, जो पहला गुप्ता रूलर था उसको हम श्री गुप्ता के नाम से जानते हैं। जो सिल्वर कॉइन गुप्ता पीरियड ने चलाई थी उसको हम रूपक्या के नाम से जानते हैं। द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड वर नून एज रूपक्या। ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रिजाइन विद द चाइनीज ट्रेवल फाइयान विजिट इन इंडिया। चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में फाइयान इंडिया पे विजिट करने आया था। यहाँ के हिस्टोरिकल और हम कह सकते हैं एजुकेशनल लर्निंग को समझने और फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन को समझने, यहाँ के ट्रू कस्टम और वैल्यू को समझने। विच किंग द गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से समुद्रगुप्त को जानते हैं। वुमन फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का जो ऑर्गेनाइज करा था वो समुद्रगुप्त के द्वारा ऑर्गेनाइज किया था। इन विच कंट्री डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाइयान विजिटेड। फाइयान कौन सी सेंचुरी में इंडिया पे विजिट करने आया था? तो राइट ऑप्शन इज फाइयान विजिटेड इन द इंडिया इन 5th century BC। द 66th डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी वाज सांख्य फिलोसफी, योग फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, वैश्विक फिलोसफी, मीमांसा, वेदांता बिकम फुल्ली रिलेटेड ड्यूरिंग। जो ये 6 फिलोसफी या 6 डिस्ट्रिक्ट स्कूल थे, चाहे वो सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, मीमांसा हो, वेदांता हो, इनका जो आर्टिकुलेशन हुआ था, इनका समय था वो गुप्ता पीरियड में। इसीलिए हम गुप्ता को स्वर्णीय इतिहास का युग मानते हैं। द मृज कटिका वाज रिटेन बाई। जो मृज कटिका है वो रिटेन की गई थी शूद्राक के द्वारा। द मृज कटिका वाज रिटेन बाई शूद्राक्षा। विच ऑफ फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, क्योंकि एशियन समय की बात है। उस समय संस्कृत ही एक इम्पोर्टेंट भाषा थी जिसको हर जगह यूज किया जाता था, चाहे वो बोल चाल में हो, चाहे लिटरेचर में हो, चाहे कम्युनिकेट करने में, चाहे लिखने में हो। वुमन फॉलोइंग गुप्ता किंग ग्रांटेड परमिशन टू द मेघवर्मा द रूलर ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल into the Gaya। Samudragupta was the right person which is granted permission to the Meghvarma to the ruler of Sri Lanka to build a Buddhist temple at Gaya। आर्यभट्ट एंड वर्मीरा जो भी बड़े बड़े हम कह सकते हैं फिलोसफर थे, या एक तरीके से बड़े बड़े संत थे, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक्सपर्ट ऑब्जर्वर थे, जो कि इनके बारे में जिक्र होता है वो गुप्ता पीरियड में। आर्यभट्ट जो कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में बताया था। वरामीरा ये सारे ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी एंशियन समय में हमको दिए थे। तो राइट ऑप्शन इज गुप्ता है। वी कैन से दैट टू। तो दोस्तों मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, हम लोग डर जाते हैं, हमको लगता है हमारे पास ये नहीं है तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर पता चलता है कि चीज़ें जब मिल जाती हैं तब भी कुछ नहीं रहता है। तो एक शब्द में यही बताना चाहता हूँ कि ये जो कमर जलालाबादी की काफ़ी फेमस शायरी है, ये बताती है कि ज़िंदगी एक्चुअली है क्या। जब नहीं होता तब हम उसके लिए कितना सोचते हैं, हो जाता है तो हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, बस आपको सोचने का एक नज़रिया है, जिसको आज आप दर्द मान के बैठे हैं क्योंकि वो आपको नहीं मिल पा रहा। आप एक नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, जब वो उनको मिल जाएगा फिर भी आपको
खुशी कभी नहीं मिलेगी। यही करते करते आपको एक दिन मर जाना है। तो बड़े ही खूबसूरत लहजे में किसी ने शायरी को पिरोया है, तो मैं आप लोगों को इसकी चंद पंक्तियाँ सुनाता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे और अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और प्यार देते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चंद पंक्तियाँ सुनाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। कि क्या कहा है कि कर लूँगा जमा दौलत ओ जर, उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि जब मेरे पास दम दौलत सब आ जाएगी, जर आ जाएगा मतलब कि ज़मीन आ जाएगी, उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार घर। जब ये सब चीज़ें आ जाएगी, घर ले लोगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद क्या। उसके बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अभी अधूरी हैं। तो कह रहा है कि अगर आपको सब कुछ हो गया, मान लो आपको ज़िंदगी जीना है, मौज मस्ती करनी है, घूमना है, खाना पीना है, शराब की लत लगी है तो उसका भी मज़ा लेना है, तो कितने अच्छे शब्दों में कहा है कि मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं, रिंद कर लूँगा मैं कदों का सफ़र, उसके बाद क्या। कि अगर मुझे मैं की तलब होगी, मतलब जो मेरे पीने की चीज़ है जिससे मुझको नशा चढ़ता है, तो बन जाऊंगा नदी ही बन जाऊंगा। कर लूँगा मैं कदों, मतलब मैं खानों की जहाँ शराब मिलती है उसके सफ़र कर लूँगा। फिर उसके बाद क्या, फिर कहता है इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। अब किसी को अगर मान लो किसी लड़की से बहुत प्रेम है, बहुत हुस्न का दीवाना है, या उसको लग रहा है जिसको कि यार सब लोग आजकल देख रहे हो कि ज़माना कितना बदल गया है, लड़की देखी नहीं तो बस खो जाते हैं। तो कितने अच्छे शब्दों में इसको पिलाया है कि होगा जो शौक हुस्न एराज व नियाज का। कि अगर आपको हुस्न से शौक़ है, आप उससे नियाज रखते हैं, उस पर एतबार करते हैं, तो आप गेसुओं का मतलब आप हुस्न के अंदर जाकर कि आपको गेसुओं कर लो, गेसियों में शहर। उसके बाद क्या कि आप गेसुएं मतलब जो खूबसूरत चीज़ें हैं, हुस्न है, उसको भी देख लो, उनका भी सफ़र कर लो, शहर कर लो। उसके बाद क्या, फिर भी कुछ बच जाता है कि अब मुझको सुकून नहीं मिल रहा। तो उसने कितनी अच्छी बात कही है कि शेर व सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, कि सुख के लिए खूब लोगों को बुलाऊंगा, यासी करूंगा, मस्त रहूंगा, घूमो ठालूंगा, व्यवहार बनाऊंगा, मेरा नाम दुनिया में हो जाएगा, दुनिया में होगा नाम। मगर उसके बाद क्या, अब नाम भी बन गया फिर भी अभी आखिर संतुष्ट नहीं हो, कह रहा है उसके बाद क्या। फिर कह रहा है अब मौज करूंगा, मस्त पैसा कमाया, सब कुछ कर लिया, कि मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर। उसके बाद क्या, तुमने सब कुछ कर लिया, हर जगह घूम लिया, अब तुमको फिर वही अपना पुराना अड्डा याद आ रहा है। फिर उसके बाद क्या, अब उसके बाद कह रहा है कि अब सब कुछ तो कर लिया, अब एक दिन मौत भी आ जाएगी। तो कह रहा है एक रोज मौत जिस्ट का दर खटखटाएगी, एक रोज मौत जिस्ट का दर खटखटाएगी, मतलब एक दिन मौत मेरा घर का दरवाज़ा खटखटाएगी, इसके बाद बुझ जाएगा चरागे कमर, मतलब जो मेरा दिया है, मेरा इतना बना बनाया सब कुछ है, वो सब चला जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ये तो सब हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद भी कह रहा है बहुत कुछ है कि उठी थी खाक खाक में मिल जाएगी, मतलब कह रहा है कि मैं मिट्टी से ही बना था और मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। फिर कह रहा है इसके बाद किसको पता कि मैं कहाँ गया, क्या हुआ, उसके बाद किसी को कुछ खबर नहीं। तो ज़िंदगी बस ऐसी है, इन्हीं 4 लम्हों से आप समझ सकते हैं। कमार जलालाबाद की ये शायरी है जो कि मेरे दिल को काफ़ी भाती है, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। पढ़ना ही चीज़ ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी को हकीकत से जीना और समझना और चीज़ों को, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जो आपके अंदर उतावलापन है वो नहीं होगा, और आप सही चीज़ों को सही समय पे करेंगे। तो वही कहता है कि जब आपको दौलत की फिक्र है, फिर कहता है आपको खाने पीने का शौक़ है, फिर हुस्न का शौक़ है, महफिलें सजाने का शौक़ है, इसके बाद मौज करने का शौक़ है, अपना नाम बनाने का शौक़ है, फिर मौत भी है, मौत के बाद फिर वही पुरानी मिट्टी, और मिट्टी के बाद पता नहीं कहाँ चले गए, किसको क्या खबर। तो वही बड़े ही अच्छे बात में है, और किसी ने इसको बड़े ही सुंदर शब्दों में पिरोया है कि फितूर हर उम्र में होता है जुदा, और कभी खिलौना, कभी रुतबा,
कभी मासूका और कभी खुदा। तो बड़ी अच्छी बातें हैं कि हर समय में आदमी का फितूर बढ़ता है। जब हम छोटे होते हैं खिलौने से प्रेम होता है, फिर हम अपना थोड़ा बड़े होते हैं हमको रुतबा बनाना होता है, फिर जब हम और बड़े हो जाते हैं हमको किसी के रिलेशनशिप में रहना है, किसी के साथ प्रेम करना है, तो हमको कोई हुस्न की ज़रूरत होती है। और इसके बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो हमको ऊपर वाला खुदा याद आता है। तो बड़े ही अच्छी अच्छी बातें हैं, तो फिर आप लोगों को शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। पहले दिन हंस लेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो इनकी परवाह ही नहीं करना है। जो उचित है वही काम करो, जिसमें तुमको मज़ा आ रहा है, खुशी मिल रहा हो, यही करो। क्योंकि याद रखना ज़िंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं है। और किसी ने बड़े ही अब बेबाक ढंग में, जब मैं कभी आपको इंडियन फिलॉसफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ चार्वाक ने बड़े ही बेहतर उससे कहा है कि ये ज़िंदगी है, इसको भोगो। न यहाँ कोई दुख है न यहाँ कोई सुख है, यहाँ सिर्फ सुख ही सुख है। इस सुख को भोग लो, क्योंकि न यहाँ कोई आत्मा है और ना ही कोई यहाँ पे अमरत्व है। ये सारी चीज़ें आपके प्लीजर के लिए बनाई गई, क्योंकि ज़िंदगी में आए हो तो अपने आप को इंजॉय कर लो बाद में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये जब सारी चीज़ें मैं कभी पढ़ाऊँगा डिटेल में, तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हों, कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया की लीगल फैटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और साथ में जनरल फैटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के बारे में, जहां मैं डिटेल में जनरल जीके और हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड लेक्चर लेता हूं। और एक मेरा चैनल है अर्पित कुमार इलाहाबादिया इंस्पायरिंग वर्ड, जहां पे मैं अपने थॉट्स साझा करता रहता हूं। तो कृपया उस चैनल पे विजिट करें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। अब मैं चलता हूं कुछ आप लोगों को और इम्पोर्टेंट संगम पीरियड की तरफ, जो कि 1st और 3rd सेंचुरी BC के द्वारा ये एक प्रकार की पीरियड था, जो ये बेसिकली साउथ इंडिया में काफ़ी फ्लरिश हुआ। उसके बारे में अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग, जो कदम्ब किंग था उसकी कैपिटल क्या थी? तो द राइट ऑप्शन इज वाराणसी, वनवासी। जो कदम्ब किंग था उसकी जो कैपिटल थी वो वनवासी थी। जो 3rd संगम था वो मदुरई में हेल्ड हुआ था। जो मदुरई, जो कि एक तरीके के हम कह सकते हैं कि एक जिसको हम त्योहारों की नगर के नाम से भी जानते हैं, और ये साउथ इंडिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है मदुरई, जहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल भी लोकेटेड है। माफ़ करिएगा, मीनाक्षी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है इसको। द पडिटुपुट्टू, जो कि एक पोयम है, जो कि किस किंग के समय की है? तो ये जो चेरा किंग है वो पडिटुपुट्टू जो एक पोयम है उसके बारे में पूरा डिटेल में उन्होंने चेरा किंग को एक्सप्लेन करा है कि जो उनकी कलेक्शन है वो पोयम जो बनाते थे उसको पडिटुपुट्टू के नाम से कहते थे, उसको प्रेज करते थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संगम पीरियड, हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन के दौर में आप किसी गारंटी की इच्छा न करें कि चीज़ें यहीं से पूछी जाएंगी, कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। टोलाकपियम, टोलाकपियम जो है वो आपकी यहाँ की जो ग्रामर थी कि वो लोग किस चीज़ को कैसे समझते थे, उनकी एक खुद की ग्रामर थी, उसको टोलाकपियम के नाम से जानते थे। द आथर ऑफ खुराल मुपाल व ट्रीटाइज टू पॉलिटिक इथिक्स एंड सोशल नॉर्म, जो होते थे वहाँ के, जो इथिक्स होती थी, जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम होता था, जो एक प्रॉपर कंडक्ट होता था, उसके जो आथर थे खुराल और मुप्पल के, वो थ्रिवलूर थे। विच ऑफ फॉलोइंग, जो कि एक फिलासफर थे साउथ इंडियन में, इनका काफ़ी वहाँ पे इन्फ्लुएंस था। विच आर फॉलोइंग कार्ड बाइबल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की बाइबल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन इज हियर इज खुराल। हु आर द फाउंडर ऑफ पत्नी कल्ट रिलेटेड टू वर्सेज ऑफ गॉडेस कनांगी, जो पत्नी कल्ट होता था वो गॉडेस कनांगी के बारे में बात करता है। उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे सेनगुट्टम हुआ था फाउंडर ऑफ कनागी, हुआ था वो फाथर ऑफ फुहार। फुहार के फाउंडर कौन थे? खारिकेला वाज द राइट ऑप्शन फॉर दैट। अब कुछ मिस्टीनियस एंशिएंट इंडिया के सवालों की तरफ हम लोग नज़र डाल लेते हैं। हु अमंग फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, जो ओल्डेस्ट डायनेस्टी थी उसके
कौन सी ओल्डेस्ट डायनेस्टी थी, तो मैं अभी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, द मौर्य डायनेस्टी वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट, अजंता जो पेंटिंग है वो किसके बारे में दर्शाती है, वो जो वहाँ की स्टोरी थी बुद्धिज्म के बारे में, उसके बारे में, जटाकास के बारे में बात करती। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग वाज पर है, जो अजंता पेंटिंग है उनका सब्जेक्ट मैटर बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के जीवन के बारे में, बुद्धिज्म के फिलॉसफी के बारे में, उनके डॉक्ट्राइन के बारे में, उनके जो चरित्र है, उनकी जो कैरेक्टर है उसको दर्शाती हैं, परटेन करती हैं। वेयर डिड द गेम ऑफ चेस इज ओरिजिनेटेड, जो गेम का चेस है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था। केव एंड रॉक का टेम्पल एट एलोरा, जो एलोरा में रॉक का टेम्पल केव बनी हुई है, वो हिंदू और बुद्धिज्म और जैन की जो प्रतिमाएं हैं, जैन के जो थॉट्स हैं, लिटरेचर है, जो उनकी एक हम कह सकते हैं थिंकिंग है, डॉक्ट्राइन है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में बताती है, डिपिक्ट करती है, उनकी मूर्तियों और प्रतिमाओं के बारे में दर्शाती है। व्हेन डिड द पंचतंत्र वाज रिटन, पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी गुप्ता पीरियड में, इसीलिए गुप्ता पीरियड में बहुत सारी चीज़ें फिलॉसफी के बारे में, लिटरेचर के बारे में, बड़े बड़े ऑब्जर्वर और खगोल शास्त्रियों के बारे में, बड़े बड़े और भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसके एडमिनिस्ट्रेशनल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है। इसीलिए गुप्ता पीरियड को हिस्ट्री का स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। विच ऑफ फॉलोइंग सोर्स ऑफ इस्लाम इज एसोसिएटेड विद टीचिंग, जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग है वो कुरान के बारे में बात करता है। कुरान वहाँ का एक रिलीजियस एक तरीके की किताब है, एक रिलीजियस फेथ है, जिसमें कई सारे वहाँ के प्रिंसिपल हैं, डॉक्ट्राइन हैं, सूत्र दी हैं, जिनको हम आयत के नाम से जानते हैं। उसमें कई सारे वर्सेज हैं जिसके बारे में जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, जो उनके सूत्र हैं, जो उनकी जो कंडक्ट हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, प्योरिटी, उसके बारे में किस तरीके से जो मोहम्मदीन लोग हैं वो उसका पालन करें, उसको माने, और वो एक तरीके की हम कह सकते हैं कि गाइडिंग बुक है उनके रिलीजन को लेकर। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंसीडर एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन के इंसाइक्लोपीडिया को चरक संहिता के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही पुरानी एक तरीके की इंडियन मेडिसिन से रिलेटेड किताब है, जिसमें मेडिकल फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल डॉक्ट्राइन, मेडिकल फार्मूलाज के बारे में, पुराने समय की जो किस तरीके से मेडिकल का एक्सपेंशन हुआ। तो ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करती है, मेडिकल के जो मेडिसिन के बारे में जो किताबें लिखी हैं, मेडिसिन के जो अंदर चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में ये डील करती है। मेडिकल एडवेंचर किस तरीके से हुआ, मेडिकल के जो फार्मूले हैं, मेडिकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, मेडिकल का एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ, पुराने नुस्खे क्या हैं, मेडिकल फील्ड के कौन कौन सी चीज़ें कि क्या प्रोसीजर हो सकता है, उसके बारे में ये किताब डिटेल में डील करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। द फर्स्ट मेजर इंक्रिप्शन इज क्लासिकल संस्कृत दैट वाज रुद्रारमन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो सुदक्रामिचिकाटिकम है वो एक तरीके का ड्रामा है। समुद्रगुप्त हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन, और किस हिस्टोरिकल ने दिया था कि जो समुद्रगुप्त है उसको इंडियन नेपोलियन के नाम से दिया गया था, ये हिस्टोरिकल लीए स्मिथ के द्वारा दिया गया था। हुआ द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो श्री गुप्ता हैं। हु आर द कोर्ट पोएट समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट है वो हरिसेना है। हुआ द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हैं वो हरिसेना है। द प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, जो उनके इंस्क्रिप्शन के बारे में, शिलालेख के बारे में, उनकी जो चीज़ें उनके बारे में एसोसिएट करती है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। देयर आर ओनली टू नोन
केव पेंटिंग गुप्ता पीरियड एशियन समय के बारे में बात करती है जो, तो उसमें से कौन सी सर्वाइविंग एग्जाम्पल है गुप्ता पेंटिंग का? तो जो बाघ केव पेंटिंग है वो गुप्ता पेंटिंग के काफ़ी सुर्खियों में है। अब हम लोग अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि 650 से 1206 में साउथ इंडिया चोला और अदर किंगडम के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग वर नॉट वन टाइटल एज्यूम बाई चोला किंग राजेंद्र। जो राजेंद्र था उसको मोटिकोंडा पंडिता चोला गांडीकोंडा के नाम से जानते थे, लेकिन त्यागा समुदाता के नाम से नहीं जानते थे। रथ टेम्पल, ये जहाँ महाबलीपुरम, जो रथ टेम्पल महाबलीपुरम में बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो पल्लवा रूलर नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। वो जो फॉलोइंग चोला किंग कन्क्वायर्ड सिलोन, राजेंद्र राजा फर्स्ट था जिसने सिलोन को पहली बार में कन्क्वायर कर लिया था। द सेवन पैगोडा ऑफ महाबलीपुरम जो है उसको विटनेस कौन से पैट्रोनाइज ने करा था? जो सेवन पैगोडा ऑफ महाबलीपुरम वाज विटनेस टू द आर्ट पैट्रोनाइज बाई पलावाओं के द्वारा इसको पूरी तरीके से पैट्रोनाइज किया जाता है। पलावाओं के द्वारा ये एक आर्ट को विकसित करता है, उसकी विटनेस करता है, उसको देखता है। द सेवन पैगोडा ऑफ विटनेस ऑफ महाबलीपुरम वाज विटनेस टू आर्ट पैट्रोनाइज बाई पलावा। एट विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस द फेमस कैलाश टेम्पल लोकेटेड। जो कैलाश टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारे औरंगाबाद में ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उसके बारे में पूरे लोकेटेड है। कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड इन अजंता एलोरा विच इज वेरी फेमस प्लेस इन औरंगाबाद एंड इट इज कम अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ औरंगाबाद एंड इट इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। चोला पीरियड इज बेस्ट नोन फॉर, चोला किसके लिए जाना जाता है? चोला जो पीरियड है जो कि साउथ इंडियन में चोला चेरा पूंजी पांड्या से संगम पूरा पीरियड है, उसमें ये कुछ डायनेस्टी थी, कुछ पीरियड थी जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करते थे। तो चोला पीरियड वाज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ फॉलोइंग ग्राम सभा जो है वो विलेज असेंबली, उसके नाम से ये जाना जाता था कि विलेज असेंबली ग्राम सभा किस तरीके से वहाँ कौन कौन रहता है, सभाओं में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो द चोला पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ग्राम सभा थी। महाबलीपुरम वाज इस्टेब्लिश बाई, जो महाबलीपुरम को इस्टेब्लिश करा था वो पलाओं के जो पीरियड से पलाओ के जो राजा थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था। द फेमस आइडल ऑफ गोमपेश्वर, फेमस जैन टेम्पल है वो तिरुवनंतपुरम में है। तो द राइट ऑप्शन जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। द फेमस आइडल ऑफ गोमटेश्वरा जो फेमस जैन टेम्पल है वो तिरुवनंतपुरम में है। रामायण को जो तमिल वर्जन में ग्रेट इपिक रामायण को लिखा था वो खम्बन ने लिखी था। तमिल को जो हमारी रामायण एक इपिक ग्रंथ है उसको पूरी तरीके से तमिल वर्जन में जो ट्रांसलेट करा है या उसको हम कह सकते हैं बनाया है उसको खम्बम के नाम से हम जानते हैं। द टू किंगडम इस्टेब्लिश बाई इंडियन इंडो चाइना इंक्लूड चंपा एंड कम्बोडिया। तो द राइट ऑप्शन इज हियर ए। हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल को किन शासकों के द्वारा बनवाया था? खजुराहो टेम्पल जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है मध्य प्रदेश में। अगर आप जाएंगे कलिंजर तो वहाँ पे आप लोगों को खजुराहो टेम्पल देखने के मिल सकता है जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अरब वाज डिफीटेड इन 730 AD में। अरब किसके द्वारा हराए गए थे? अरब को हराया था प्रतिहाराओं ने। प्रतिहाराओं में काफ़ी बड़े बड़े राजा हुए जैसे कि पृथ्वीराज चौहान। हु एमंग फॉलोइंग राजा किंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी को पहली बार? पृथ्वीराज थर्ड ने तराइन के युद्ध में 1191 में हरा दिया था। वो कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल का, जगन्नाथ टेम्पल को कौन किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? तो ये जो थे इनका नाम अनंत वर्मन था। हु कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी? इट वाज अनंत वर्मन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। द दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड, जो दिलवारा टेम्पल है वो माउंट आबू में है। तो राइट ऑप्शन इज हियर डी। जयदेव द फेमस ऑथर ऑफ गीत गोविंद वाज कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मी मन सेना। तो जयदेव जो फेमस ऑथर थे गीत गोविंद इनके द्वारा लिखी गई थी वो उसके राइटर लक्ष्मण सेना थे। हु फाउंडेड 4 मठ इन द 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया? शंकराचार्य जो कि बहुत ही बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने 4 मठ अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोने में फाउंड करे थे। तो द राइट ऑप्शन इज शंकराचार्य। द लिंग राजा टेम्पल बुल्ड, जो लिंग राजा टेम्पल उड़ीसा में है भुवनेश्वर में, वो मेडिवल पीरियड में वो कहाँ पे स्थित है? वो भुवनेश्वर के उड़ीसा में स्थित है।
हु फॉट द बैटल ऑफ वाहिंद, द बैटल ऑफ वाहिंद, जो कि 1009 एडी में अनंतपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में हुआ था। हु फॉट द बैटल ऑफ वाल हिंद, वाल हिंद का जो बैटल हुआ था वो आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ था। तो द राइट ऑप्शन इज हेयर इज ए, द टेम्पल ऑफ सोमनाथ विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद गजनवी वॉज डेडिकेटेड टू, जो टेम्पल सोमनाथ का था जो कि गुजरात के काठियावाड़ में था, उसको महमूद गजनवी ने लूटा था। वो पूरी तरीके से शिव की प्रतिमा पे डेडिकेट था। तो द राइट ऑप्शन इज हेयर इज ए। तो अब हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी डिड कालिदासा फ्लरिश, कालिदास कौन से समय की डायनेस्टी के थे? तो कालिदास जो बहुत ही फेमस हम कह सकते हैं कि पोएट थे, वो गुप्ता पीरियड में थे। इनकी कई सारी किताबें, जिसे मालिका मित्रम किताब है जो कि लव स्टोरी के बारे में बताती है, और शकुंतलम करके एक किताब है। तो ये सारी चीज़ें जिस कालिदास को इंडियन शेक्सपियर के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है। विच वन ऑफ पीरियड में मार्क द बिगनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर का जो सबसे पहले विकास हुआ, टेम्पल बनने शुरू हुए, वो गुप्ता पीरियड में शुरू हुए, क्योंकि गुप्ता को स्वर्णिम युग माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारा विकास हुआ, चाहे वो पोएट हुए हों, चाहे वो कोई फिलोसफर आए हों, चाहे कोई फिलॉसफी का उदय हुआ हो, चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर की बात रही हो। जो विक्रमादित्य को किस टाइटल के नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से एज्यूम किया जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य के नाम से एज्यूम किया जाता है। तो द राइट ऑप्शन इज हेयर इज बी। आर्यभट्ट और वारामीरा जो है वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो डेसिमल सिस्टम सबसे पहले इंडिया में जीरो का कॉन्सेप्ट आया, वो गुप्ता के समय से ही फ्लरिश हुआ, इन्वेंट हुआ। तो द राइट ऑप्शन इज हेयर इज बी। कुमार संभवन जो कि एक इपिक लिखा गया है, वो कंपोज किया गया था कालिदास के द्वारा। कालिदास को हम इंडियन शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। इन द कोर्टयार्ड ऑफ कुबूल उल इस्लाम मस्जिद ऑफ दिल्ली स्टैंड द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ चंद्रा। तो द राइट ऑप्शन इज हेयर इज डी। अब हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को मृतक का टीला कहा जाता है, इसलिए हम इसको माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज इन टाउन प्लानिंग के लिए फेमस थी। द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ मोहनजोदड़ो वाज मेड अप इन ब्रॉन्ज का जो डांसिंग गर्ल प्रतिमा मिली थी कांस्य की, वो डांसिंग गर्ल के बारे में बताती थी। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल वर नॉट नोन, हम यहाँ पे कोई भी जिराफ नाम के एनिमल को नहीं जानते थे। तो द राइट ऑप्शन इज हेयर इज डी। विच फ्रॉम फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स द वेल हैव बीन फाउंड इन द हाउस बिलोंगिंग टू डेवलप स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो द मोहनजोदड़ो, जहाँ पे हम हाउस के बारे में, वेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को फाउंड करें, देखें, उनके बारे में जाने, तो जो है मोहनजोदड़ो इज द राइट ऑप्शन। द आर्कियोलॉजिकल फाइंड फ्रॉम आलमगीर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट द वैदिक कल्चर के बारे में बताती है कि वैदिक कल्चर में क्या था, वेदाओं के बारे में बात करती, वहाँ के सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करती है कि वैदिक चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें थी, यहाँ पे लोग के क्या क्या फॉलो करते थे, महिलाओं का क्या स्टेटस था, फैमिली क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सारी चीज़ों के बारे में क्या, अगर वहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था क्या थी। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया, जो टेक्सटाइल कॉटन फर्स्ट कल्टिवेट किया गया था वो इंडिया में किया था। रॉक कट आर्किटेक्चर हड़प्पा कल्चर कल्स्टन बीइंग फाउंड इन, जो हड़प्पा कल्चर के बारे में रॉक कट आर्किटेक्चर की बात होती है वो धोलावीरा विच इज फेमस इन गुजरात। द राइट ऑप्शन इज हेयर इज बी। हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था 1921 में, और लोथल जो कि एक डॉकयार्ड साइट थी वो किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी, वो इट इज़ बेसिकली लोथल, इट इज डॉकयार्ड में जहाँ से हम ट्रेड करते थे। इट इज़ अ वेरी फेमस इन गुजरात एंड इट इज फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली फॉलो द प्रोसेस ऑफ, पक्का मकान बनाते थे, पक्के ईंटों का बना होता था, प्रॉपर वहाँ पे ग्रेनरी होती थी,
प्रॉपर वहाँ पे टाउन प्लानिंग होती थी, प्रॉपर पानी जाने का बना होता था, प्रॉपर बात होते थे। द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विथ, कहाँ से ट्रेड करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, क्योंकि ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं अर्बन सभ्यता थी। यह रूरल लोग नहीं थे, ये अर्बन लोग थे, ये शहरी सभ्यता थी। द अर्लिएस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया वाज, जो पहली सिटी सबसे पहले डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी। विच ऑफ फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन गिव द एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड, में हमें लोथल के बारे में पता चलता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे सबसे पहले कॉटन ग्रो किया गया था, जो इनके इन्वेंट है। तो द राइट ऑप्शन इज डी, द एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको धोलावीरा में देखने को मिलता है। द एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइप वाज अनऑथर्ड एट धोलावीरा। So right option is here, you can set at 2. अब उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो लोग पढ़ने लिखने से डरते हैं। तो यहाँ पे सफदर हाशमी की बहुत ही फेमस शायरी है। वो कहते हैं कि पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो भूख से मरने वालों, आ ई ऊ को हथियार बना कर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो भूख से मरने वालों। तो दोस्तों पढ़ना लिखना सीखो, अब मेहनत करो। बिना मेहनत और पढ़ लिख कर आपको जैसे बाहर देखते हैं कि लोग रोटी मांग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, आपको अपने लक्ष्य को पाना है, तो आप पढ़िए लिखिए मेहनत करिए, कुछ काम धंधा करिए, आप अपने दिमाग को विकसित करिए। क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ रोजगार ही तक सीमित नहीं है। पढ़े लिखेंगे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका मान सम्मान मिलेगा, आप अपनी बात को रख पाएंगे, आप अपने अधिकार के लिए लड़ पाएंगे। इसलिए पढ़िए। तो मुझे ये शायरी बहुत अच्छी लगती है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो भूख से मरने वालों, और अलिफ को पढ़ना सीखो और आ ई उ को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अर्पित कुमार इलाहाबादिया को और अपना ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहें। और हम जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे दर्द हैं, कि कोई परेशान है ज़िंदगी में, तो जीवन यहाँ किसी का भी सरल नहीं है। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विकल्प हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस लड़ते रहना है, प्रयास करते रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। कि वही कहता हूँ कि खुदा खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बंदे से पहले कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो हमें लड़ते रहना है, डरना नहीं है। कि वही है कि ये रास्ता है ज़िंदगी, जो डर गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो रुक गए तो कुछ नहीं। तो दोस्तों लड़ते रहिए, करते रहिए, और अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहिए। और आने वाले समय में हम लोग हर चीज़ को पढ़ेंगे, और ये सारे जो लेक्चर हैं ये एसएससी से लेकर रेलवे पीसीएस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन है। और आने वाली समय में मैं हिस्ट्री एमसीक्यू से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें, और मेरे को आशीर्वाद देते रहें, सपोर्ट करते रहें। आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हम एक बेहतर कल के भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, और आपको भी बेहतर बना पाएंगे, और अपने को भी बेहतर कर पाएंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, और अपना आशीर्वाद देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जोश और जुनून के साथ। हो सकेगा कि मैं आपको और एमसीक्यू घटना चक्र के भी कराऊंगा। जितने एमसीक्यू हो सकेंगे आपको इस चैनल पे सब चीज़ें धीरे धीरे मिलेंगी। आपको विश्वास करते रहना चाहिए मेरे ऊपर, और मैं विश्वास देता हूँ कि आपको एक दिन हर चीज़ पढ़ाऊँगा, बेहतर ढंग से पढ़ाऊँगा। आपको अपने जिसको आप गुरु मान रहे हैं उसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा। यू हैव टू फेथ ऑन मी एंड आई विल शो हु आई एम। तो इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।